आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के प्रमुख नेता एकत्रित हुए और एक बड़ा जनसम्मेलन किया। जब से चुनाव का रणभेरी बजा है, चुनाव के तारीख का ऐलान हुआ है, उसके बाद से कभी इन नेताओं का इस तरह का एक रैली नहीं हुआ, एक बड़ा जनसम्मेलन नहीं हुआ। लोगों ने, इन नेताओं ने अपनी एकजुटता नहीं दिखाई। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 27 प्रमुख दलों के प्रमुख नेता एक मंच पर एकत्रित हुए और एक बड़ा जनसम्मेलन किया। लेकिन सवाल उठता है कि अभी यह क्यों? दरअसल ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बौखला गए और ईडी की कार्रवाई से डरकर सब लोग एकजुट हुए कि ऐसा न हो कि अगली बार किसका नंबर आ जाए, कौन जेल चला जाए। तो इन लोगों ने लोकतंत्र बचाने का एक बहाना देकर कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह कहकर गिरफ्तारी के खिलाफ में एकत्रित हुए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस देश में करप्शन एक मुद्दा नहीं है? यह सोचने वाली बात है। एक विधायक से लेके एमपी, मुख्यमंत्री तक का 1 लाख से लेकर 2-2.5 लाख तक सैलरी मिलता है। और हमारे देश के जितने बड़े नेता हैं जो 2-4 बार विधायक, एमएलए, एमपी बने हैं, उनमें अधिकतर नेता एक साधारण गरीब किसान मजदूर परिवार के हैं और वहां से चलकर सिर्फ 1-2 लाख की सैलरी के अलावा जो उनके पास ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, और आज उनके पास अरबों खरबों की दौलत है। हेमंत सोरेन जो गिरफ्तार हुए, उनके पिताजी एक साधारण आदिवासी परिवार के थे और आज देख लीजिए हेमंत सोरेन के पास क्या नहीं है। न हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन कोई नौकरी किए, न हेमंत सोरेन कोई नौकरी बिजनेस किए। हाँ, ये लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए बनते रहे। तो क्या हुआ? 1 लाख से लेकर 2-2.5 लाख तक का सैलरी था। इतने में क्या होता है? आज के डेट में 1 लाख का सैलरी पाने वाला कोई व्यक्ति बमुश्किल एक फ्लैट और एक गाड़ी खरीद पाता है और उसका पूरा जीवन उसका ईएमआई भरते में गुजर जाता है। ढंग से कभी वह बाजार में जाकर किसी रेस्टोरेंट में अपना मनपसंद भोजन भी महीने में एक बार नहीं करता है। और वही 1, 2 और 2.5 लाख के सैलरी वाले नेता अरबों खरबों के मालिक बन बैठे हैं। जो अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ में लोग एकत्रित हुए हैं, वह अरविंद केजरीवाल भी एक साधारण नौकरी करने वाला था, इनकम टैक्स कमिश्नर। और आज अरविंद केजरीवाल के घर में 4-4 लाख का एक पर्दा है। जो आदमी 4-4 लाख का सिर्फ एक पर्दा लगाता है घर में, खिड़की और दरवाजे पे, आप समझ सकते हैं कि उसके पास कितना अकूत दौलत होगा, अरबों खरबों का। उनके खिलाफ भी करप्शन का चार्ज है। और हेमंत सोरेन, जिनके पिता एक साधारण आदिवासी परिवार से आते हैं, हेमंत सोरेन का परिवार, और आज हेमंत सोरेन के पास क्या नहीं है? जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि उनके लिए एक प्लेन दिल्ली में खड़ा रहता था एयरपोर्ट पर और पता नहीं था 2 दिन तक ही गायब हो गए थे। और उनका मर्सिडीज कार में रुपया पकड़ाया था। क्या नहीं है मर्सिडीज कार? बीघा में जमीन उनका रांची में है, जिसके घोटाले में पकड़ाए हैं और जिसके लिए प्लेन खड़ा रहता है, चार्टर प्लेन से जो चलता है। ये 1 और 2 और 2.5 लाख के सैलरी में संभव है? 1 लाख और 2 लाख के सैलरी वाले लोग एक अच्छा फ्लैट खरीद लेते हैं और एक 20-25 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, उसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता है ईएमआई भरते हुए। और ये लोग अरबों खरबों के मालिक बन बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने खूब कमेंट किया, गाना गाकर मोदी के खिलाफ आवाज उठाया। तेजस्वी यादव का ही उदाहरण लीजिए, उनका परिवार भी एक साधारण किसान परिवार है लालू जी का। और बाकी संपत्ति और दौलत की तो बात छोड़ दीजिए, सिर्फ तेजस्वी यादव का एक घर दिल्ली में है, ऐसे कॉलोनी में उनका घर है कि उस एक घर का ही कीमत आज के डेट में 500 करोड़ का है। समझ लीजिए, 1 और 2 और 2.5 लाख का सैलरी ही है अगर किसी एमपी, एमएलए और मुख्यमंत्री का, तो 500 करोड़ का एक घर खरीदा जा सकता है 2 लाख की सैलरी से। तो इतना दौलत आता कहाँ से है? अरविंद केजरीवाल के, जिसके गिरफ्तारी के खिलाफ ही लोग आए हैं। एक ब्रांड खड़ा करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीवी पर, पेपर में ऐड देना। एक ऐड अगर आप टीवी और पेपर में देते हैं तो आप 100, 200, 500 करोड़ का ब्रांड खड़ा कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे कपड़ा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे मारुति हो। अगर आपके पास
सिर्फ टीवी में एक ऐड करने का पैसा आ जाए तो आप बड़ा बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और याद कीजिए अरविंद केजरीवाल का दौर, कुछ दिन पहले तक जब इनका ईडी का केस चलने लगा, सम्मन आने लगा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल का हर 2 मिनट बाद इंडिया के सारे टीवी चैनल पे उनका ऐड आता था। वो अरबों खरबों का दौलत कहाँ से आया टीवी वालों को पेमेंट करने के लिए? एक साधारण नौकरी करने वाले का जो वीआरएस लिया हो। तो इतना दौलत है इस देश में ब्लैक मनी के रूप में पड़ा हुआ, और करप्शन का पैसा इन नेताओं के पास इतना अरबों खरबों रुपया इनके पास है, और इस तरह का ऐश करते हैं जैसे पहले के राजा महाराजा भी नहीं किया करते थे। इतना ऐसे आज के नेता कर रहे हैं, जो बड़े नेता जिनकी बड़ी पार्टी हो गई है, क्षेत्रीय दल के नेता, इनके पास इतनी दौलत है, इतनी शानो शौकत है, इनका बड़ा बड़ा कोठी, बड़ी बड़ी कार, चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर से घूमना कहाँ से आता है? चार्टर प्लेन में बर्थडे मनाना कहाँ से पैसा आता है? 2 लाख की सैलरी से। 1 और 2 लाख की सैलरी वाले बहुत लोग हैं जो घूस नहीं लेते, एक फ्लैट नहीं खरीद पाते हैं। हम ऐसे कई लोग को जानते हैं जिनका 1 लाख सैलरी और एक फ्लैट नहीं खरीद पाए, क्योंकि वो घूस नहीं लेते हैं। ज़्यादातर ऑफिसर भी इस देश में घूस के वजह से ही बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला और फ्लैट खरीदे हुए हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। और समस्या यह है कि सोशल मीडिया के आने से पहले तक इस देश में 50, 60, 70 साल से ये लोग देश को, ये नेता लूट रहे हैं और जैसे मन होता है इस देश को चला रहे हैं। करप्शन चरम सीमा पर है। दरअसल यह देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यह देश आज भी सोने की चिड़िया है। इस देश में ब्लैक मनी के रूप में स्विस बैंक में जो जमा है उसकी बात छोड़ दीजिए। स्विस बैंक के रुपया को एक तरफ कर दीजिए, उसके बाद भी इस देश में इतना दौलत, इतना ब्लैक मनी के रूप में इतनी संपत्ति एकत्रित कर चुके हैं एक करप्ट नेता, और साथ में उनके कुछ पिछलग्गू ऑफिसर, अधिकारी, इतना अकूत दौलत इसी देश में जमा करके रखे हैं कि सिर्फ वो ब्लैक मनी और करप्शन का पैसा निकल जाए तो आज भी यह देश सोने की चिड़िया है। इतना करप्शन का पैसा इस देश में है कि उस पैसे से इस देश के सारे गरीब बैठकर 3 टाइम का भोजन कर सकते हैं। इस देश में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के आड़ में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करके और देश को लूट रहे हैं। इन लुटेरों से सावधान होने की जरूरत है। हालांकि सावधान जनता हो गई है, सबको पता है सोशल मीडिया के ज़माने में हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है जो कि उनको हर चीज़ की जानकारी दे रहा है। अब ये नेता लूट नहीं सकते हैं, ठग नहीं सकते हैं, लेकिन इनका आदत है वो जा नहीं रहा है। यह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आदत से लाचार हैं। अभी भी चाह रहे हैं कि वही लूट का ज़माना हो और हम लूटते रहे। राहुल गांधी जो इस सम्मेलन में सरदार बने हुए हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, विदेशों की कुछ अच्छी बातें, जो विदेश में जो तरक्की हुई है, जनता के लिए जो सुविधाएं हैं, वहाँ कुछ अच्छी बातें, कुछ योजना वहाँ से देखकर नहीं लाए। इनके पास कोई योजना नहीं है कि इस देश की आम जनता का विकास कैसे होगा, करप्शन से इस देश को छुटकारा कैसे मिलेगा, इस देश में अच्छा सुख सुविधा कैसे मिले आम आदमी को। इनके पास कोई योजना नहीं है। विदेशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां क्राइम 0% पर पहुंच गया है, जेल खाली हो रहा है। कई देश खाली हो चुके हैं, कोई कैदी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा है। और यहाँ इस देश में हर जेल में उस जेल के कैपेसिटी से 2 गुना 3 गुना कैदी रखा जाता है, क्योंकि करप्शन और क्राइम इस देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये नेता सोचते हैं कि आज भी इस देश को हम उसी तरह से चलाएंगे, उसी तरह से लूटेंगे, जो अब संभव नहीं है। अब इस देश में एक नया बदलाव शुरू हो गया है। अब मुख्यमंत्री भी जेल जाने लगे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। राम मंदिर और 370 हटाने से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक ये बड़े नेता, बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, करप्शन करने से लोगों को डर नहीं लगेगा और करप्शन खत्म नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। यह सब लोग समझने लगे हैं। इसलिए करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये विपक्षी दल समझ नहीं रहे हैं। लेकिन क्या इनके इस एकता से और इनके इस सम्मेलन से कोई असर पड़ेगा चुनाव परिणाम पर? क्या मोदी को 400 सीट मिलने से ये रोक सकते हैं? इनको अपना नियत और एजेंडा साफ करना होगा, बताना होगा कि आगे क्या करना चाहते हैं। सिर्फ मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ के नाम से कुछ नहीं होगा।
कुछ इनको करना होगा। अगर ये सीट पाना चाहते हैं, विपक्षी की भूमिका भी निभाना चाहते हैं, विपक्ष बनने लायक सीट भी अगर पाना चाहते हैं, तो एक एजेंडा बताना होगा। देश में करप्शन कैसे खत्म होगा, बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, क्राइम कैसे रुकेगा, जनता को सुख सुविधा सहूलियत कैसे बढ़ेगा। ये करना नहीं है। सिर्फ मोदी हटाओ का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। बाकी तो 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और ऐसे करप्ट नेता के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगेगा। होना यह चाहिए था कि ठीक है केजरीवाल निर्दोष है, तो कोर्ट है नहीं इस देश में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल बरी होंगे। इसमें क्या छाती पीटना है? आप जनता के लिए क्या देना है, अगले चुनाव में क्या दीजिएगा यह बताइए। लेकिन नहीं, इनको गिरफ्तार नहीं कीजिए, इन पर जांच नहीं कीजिए। अरे इस देश में बहुत गरीब है जो गरीबी रेखा से नीचे है, झूठे केस में, झूठे मुकदमे में पुलिस वाले पैसा लेकर फंसा दिए हैं और सालों से लोग जेल में, लाखों हजारों लोग हैं इस देश के। उनके लिए आवाज़ उठाइए। केजरीवाल के लिए आवाज़ उठाते हैं। केजरीवाल तो खुद सक्षम है अपने लिए आवाज़ उठाने में। वह तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़ा कर सकता है। इस देश में लाखों ऐसे लोग जेल में बंद है जो सिर्फ अपना बेल बॉन्ड नहीं भर पा रहे हैं, इसकी वजह से वह सजा काटने के बाद भी जेल में है। उसके लिए आवाज़ उठाने नहीं आ रहा है इन नेताओं को। तो इनको इस बार जनता सबक सिखा देगी और यह चुनाव इन करप्ट नेताओं के लिए अंतिम चुनाव होगा। बाकी आप लोग की क्या राय है? क्या इन नेताओं के इस तरह के सम्मेलन से कुछ असर होगा? इनको क्या विपक्ष कहलाने लायक भी कोई सीट मिलेगा? आप भी कमेंट करके बताएं। देखते रहे तेजस न्यूज़। धन्यवाद।